हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अपने इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 4 यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और आई होप आपने हमारी पुरानी वीडियोस अच्छे से देखी होंगी, रिवीजन अच्छे से करा होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सभी बच्चों को दोबारा से बता देता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन हिट कर देना एंड सी द मैजिक ये है कि हमारे चैनल पर रेगुलर वीडियोस आ रही हैं आपकी अच्छी तैयारी के लिए, आपकी थ्रू आउट प्रिपरेशन करवाने के लिए। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कई बार मिस हो जाती है, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मिस हो जाती है अगर चैनल सब्सक्राइब ना हो। तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लो सो दैट कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी वीडियो, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि कई बार बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर पढ़ाई करने में हमें दिक्कत हो रही है, मन नहीं करता, मोटिवेशन नहीं है। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज आपको देता हूँ कि जब मैं आपकी तरह स्टूडेंट था तो मेरे मन में भी कई बार ऐसे विचार आते थे। कई बार लगता था कि शायद पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, अच्छा नहीं लग रहा, मोटिवेशन नहीं है, इंस्पिरेशन नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ मुझे उस समय सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन या मोटिवेशन कैसे मिलती थी, जब मैं अपने पेरेंट्स को देखता था और मैं ये सोचता था कि आज मेरे पेरेंट्स मेरे लिए कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं, कल को जब मेरा रिजल्ट आएगा तो मैं एक खुशी जो उनको प्रोवाइड करूंगा, उनके चेहरे पर एक मुस्कान आएगी, उन्हें अच्छा फीलिंग दूंगा। बस वो चीज़ मुझे इतना इंस्पायर करती थी कि एटलीस्ट मैं अपने अच्छे एफर्ट्स डालूं, अपना अच्छा एफर्ट डालूंगा, उसके बाद रिज़ल्ट जो भी होगा बेस्ट होगा और उस रिज़ल्ट को मैं, मेरी फैमिली सब ग्रेसफुली एक्सेप्ट करेंगे। तो ये एक छोटा सा थॉट प्रोसेस हमें हेल्प करता है कि हम एक विज़न, एक गोल के साथ आगे बढ़ सकें। तो आप भी इसी तरह अपने विज़न और अपने गोल को सामने रखकर फिर अपनी पढ़ाई करो, मेहनत करो, अच्छी से तैयारी करो, रिज़ल्ट जो होगा वो बेस्ट होगा। चलो, तो इस नोट पे सर हम आज का अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो, ये चैप्टर हमारे पूरे इंडियन इकोनॉमी का कह सकते हो सबसे छोटा चैप्टर है। तो इसको इसीलिए अच्छे से रिवाइज करके जाओ, इसके 4 नंबर तक की वेटेज के क्वेश्चन के आपके मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें क्लास में इसी में बताता रहूँगा। चलो, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से कि आखिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल है, या हम ह्यूमन कैपिटल किसको बोलते हैं। देखो, ह्यूमन कैपिटल का मतलब है, सिंपल सी भाषा में बोलें तो जो हमारे ह्यूमन हैं यानी कि लोग, पॉपुलेशन, उनकी जो स्किल्स हैं यानी कि उनकी जो एबिलिटी है, उनकी जो काबिलियत है किसी भी रूप में, उसको हमने एक नाम दे दिया ह्यूमन कैपिटल। तो सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे पहला टॉपिक यही बनता है कि सर एक तो फिजिकल कैपिटल होती है और एक ह्यूमन कैपिटल है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो आइए समझते हैं फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में फ़र्क क्या होता है। अब देखो, इसके डिफरेंस को समझने के लिए हम एक टैबुलर फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम नेचर को देखते हैं। अगर मैं फिजिकल कैपिटल की बात करूंगा तो वो क्या है, टेंजिबल, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये मशीन है, आपको ये मशीन दिख रही है। अब इस मशीन को मैं छू सकता हूँ, आप देख सकते हो, तो ये क्या है, टेंजिबल। लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल होती है, अब मेरे पास जो स्किल्स हैं या आपके पास जो काबिलियत है, टैलेंट है, हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको छू नहीं सकते, उसको बाज़ार में बेचा खरीदा नहीं जा सकता, तो हम कहेंगे कि वो इंटेंजिबल है और कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट। तो सबसे पहला फ़र्क तो आ गया नेचर का। दूसरा फ़र्क होता है डेप्रीसिएशन। कोई भी फिजिकल कैपिटल धीरे धीरे टाइम के गुजरने के साथ क्या होती है, कम होती रहती है, डेप्रीशिएट होती रहती है। लेकिन ह्यूमन कैपिटल को हम काफ़ी हद तक प्रिजर्व कर सकते हैं या उसके डेप्रीसिएशन को होने से रोक सकते हैं, धीमा कर सकते हैं। अगर आप नई नई स्किल डेवलप करते चलो तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहेगी आपकी स्किल बढ़ती रहेगी, ऐसा हो सकता है। तो आपका डेप्रीसिएशन जो है ह्यूमन कैपिटल का, उसको रिवर्स भी किया जा सकता है, रोका भी जा सकता है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तीसरा, मोबिलिटी। अब देखो, फिजिकल कैपिटल को आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री बड़ी आसानी से लेके जा सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से मशीन को लेके जा सकते हो। लेकिन जो ह्यूमन स्किल्स हैं, ह्यूमन एबिलिटीज़ हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना थोड़ा सा मुश्किल होता है या फिर टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो हम इसको बोलते हैं कि वो उतना आसानी से मोबाइल नहीं होता, लेस मोबाइल होता है। बात करें सेपरेशन की। अब फिजिकल कैपिटल तो कोई भी आपसे छीन सकता है। ये मेरे हाथ में मशीन है, पता चला आप आओ और इसको छीन के लेकर चले जाओ। लेकिन जो मेरे पास स्किल है, मेरे पास बुद्धिमत्ता है, मेरे पास जो टैलेंट है,
वो आप मुझसे छीन के नहीं भाग सकते, वो आप मुझसे सेपरेट नहीं कर सकते। तो ह्यूमन कैपिटल को हम कभी भी उसके ओनर से सेपरेट नहीं कर सकते, ये उसमें खासियत होती है। और पांचवा, फॉर्मेशन। अब फिजिकल कैपिटल को तो आप फॉर्म कर सकते हो। कैसे फॉर्म कर सकते हो? इंपोर्ट करते रहो, नई नई मशीनें खरीदते रहो, तो आपकी फिजिकल कैपिटल फॉर्म हो जाएगी। लेकिन ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन कैसे होगी, वो तो हालांकि आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। उसके लिए लगातार सरकार को, देश को पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं, काम करना पड़ता है, और फिर ओवर द ईयर्स, कई वर्षों के बाद ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो पाती है। तो बेसिकली पहला टॉपिक यही है कि फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल में फ़र्क क्या होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद एक दूसरा डिफरेंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, उसको आप मार्क कर लेना अपनी अपनी बुक्स या नोट्स के अंदर। ये होता है ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट। क्योंकि दो टर्म्स बड़े एक जैसे लगते हैं कि ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट, पर इन दोनों में कुछ फ़र्क होता है। अब क्या फ़र्क होता है? अब इस कॉन्सेप्ट को अगर एक फ़नी तरीके से बताऊं तो आप ऐसा समझ लो, ह्यूमन कैपिटल का कॉन्सेप्ट जो है वो एक सेल्फिश कॉन्सेप्ट है। सेल्फिश क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे हो? खुदगर्ज कॉन्सेप्ट है, अभी बताता हूँ क्यों। जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, सेल्फलेस कॉन्सेप्ट है। ये खुदगर्ज नहीं है, ये लोगों की अच्छाई के बारे में सोचता है। अब कैसे? बड़े ध्यान से सुनना। ह्यूमन कैपिटल कहता है कि हम आपको पढ़ाएंगे। मैंने कहा अच्छा। हम आपको अच्छी सेहत देंगे। मैं कहता हूँ अच्छा, क्यों देंगे? कहता है क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, आज मैं आपको अच्छी सेहत दूंगा, ताकि कल को आप देश के प्रोडक्शन में हिस्सेदारी दोगे और देश का प्रोडक्शन बढ़ाओगे। तो मेरा दिल टूट जाता है। मैं कहता हूँ अच्छा, ह्यूमन कैपिटल, इसका मतलब तुम मुझे इस्तेमाल कर रहे हो, तुम मेरा फ़ायदा उठा रहे हो। तो ह्यूमन कैपिटल कॉन्सेप्ट कहता है हाँ, मैं तुम्हें एक ज़रिया समझता हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ मीडियम समझता हूँ। मुझे तुम्हारे हेल्थ, तुम्हारे एजुकेशन से मतलब नहीं है। तुम्हें तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें तो मैं इसलिए एजुकेट कर रहा हूँ, तुम्हें तो मैं इसलिए हेल्दी बना रहा हूँ ताकि कल को तुम हमारे देश के प्रोडक्शन को बढ़ाओगे फिर। तो ये तो हो गया ह्यूमन कैपिटल का कॉन्सेप्ट। देख रहे हो, सेल्फिश कॉन्सेप्ट है। फिर मैं ह्यूमन डेवलपमेंट के पास गया। मैंने कहा तुम बताओ, वो तो सेल्फिश था। तो ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। मैंने कहा अच्छा, मैं तुम्हें अच्छी हेल्थ दूंगा। मैं कहता हूँ अच्छा, क्यों दोगे? कहता है बस मैं चाहता हूँ कि तुम अपना जीवन अच्छे से जियो, तुम्हारा जीवन अच्छा खुशहाल रहे, तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो, पढ़ोगे तो अच्छा रहोगे, सेहत अच्छी रहेगी तो खुश रहोगे। बस मैं यही चाहता हूँ, बाकी मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं बड़ा खुश। मैं कहता हूँ अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट, तुम वाकई मेरी भलाई चाहते हो? कह रहा हाँ हाँ, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा वाह, ये है कॉन्सेप्ट। तो ये तो एक फ़नी कहानी थी आपको समझाने के लिए। अब ये एग्ज़ाम में लिखनी कैसे है या इसका डिफरेंस आएगा तो क्या क्या पॉइंट्स मेंशन करने हैं, एग्जैक्ट लैंग्वेज लर्न करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो हो गई, पहला तो पर्पज़, मतलब कि उद्देश्य। तो अब देखो ह्यूमन कैपिटल का उद्देश्य क्या है ना। ह्यूमन कैपिटल आपको एजुकेट करता है, आपकी हेल्थ पर मतलब इन्वेस्ट करता है। तो वो समझता है कि मैं ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं इस आदमी पर पैसा लगा रहा हूँ, और अगर आपने उसके लिए आउटपुट नहीं बढ़ाया या उसने मतलब आपने उसके लिए प्रोडक्शन नहीं करी, तो वो सोचता है यार बेकार है ये आदमी, तो इस पर मैंने जो इन्वेस्ट करा वो पैसा बेकार हो गया। इसको मैंने पढ़ाया भी, इसको अच्छी हेल्थ भी दी, और देश का प्रोडक्शन इसने बढ़ाया नहीं, तो ये तो बेकार हो गया। जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट ऐसा नहीं सोचता। वो कहता है कि भाई आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको अच्छी सेहत दे रहा हूँ, तो बस आपकी भलाई हो रही है, बस मैं उतने में ही खुश हूँ। अब तुम चाहे प्रोडक्शन बढ़ाओ ना बढ़ाओ, मेरी भला से। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो होता है उसका पर्पस होता है ह्यूमन वेलफेयर। वो चाहता है लोगों की भलाई हो। जबकि ह्यूमन कैपिटल का पर्पस होता है प्रोडक्टिविटी, कहीं ना कहीं, है ना। वो आपको अनप्रोडक्टिव समझेगा अगर आपने उसका प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया तो। यही बात सेकंड पॉइंट में दे रखी है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू के लिए मार्क कर लेना। मीन्स का मतलब होता है हिंदी में साधन। अब ह्यूमन कैपिटल जो है वो आपको क्या समझता है? मीन्स समझता है। मीन्स का मतलब होता है मीडियम समझता है, हिंदी में इसको बोलते हैं जरिया, साधन। यानी कि वो आपके लिए कुछ नहीं कर रहा, वो आपके जरिए
अपने देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहता है तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स आर मीन्स टू एन एंड, यानी कि अंत तक पहुंचने के लिए आप सिर्फ एक जरिया हो, माध्यम हो। जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट ऐसा नहीं सोचता, वो तो आप ही को अंत मानता है, कहता है बस तुम्हारी भलाई हो गई, यही मेरा काम था, दैट्स इट, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स आर एंड देमसेल्व्स, है ना। तो ये पॉइंट याद रखना है। बाकी ह्यूमन कैपिटल एक नैरो कॉन्सेप्ट है, ऑब्वियसली वो बहुत ही लिमिटेड सोच के साथ काम कर रहा है कि प्रोडक्टिविटी बढ़े, जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट ऐसा नहीं सोचता, वो काफ़ी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, वो हर तरह से बस आपके भलाई के बारे में सोच रहा होता है। बाकी मीनिंग की बात करें तो ये एक न्यूट्रल पॉइंट है, ये आप लिख भी सकते हो, अवॉइड भी कर सकते हो। मीनिंग अल्टीमेटली वही है कि ह्यूमन कैपिटल चाहता है कि हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़े, जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है कि भाई आप एजुकेट होंगे, आप हेल्दी होंगे, ये आपके ही ह्यूमन वेल बीइंग के लिए एक ज़रूरी चीज़ है, मतलब होना चाहिए। तो ये उनके दोनों के कॉन्सेप्ट के मीनिंग होते हैं। तो ये डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर मार्क कर लेना। चलो अब आते हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट पर, जो मैं 100% लिख देता हूँ, इस पूरे चैप्टर की जान है। वो है कि सोर्सेज क्या होते हैं या ऐसे कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं जिनसे हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं। तो मेनली हमारे लिए 5 ऐसे खर्चे माने जाते हैं या 5 ऐसे सोर्सेज माने जाते हैं जिनसे हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर सकते हैं, है ना। यानी कि आप इन चीज़ों पर जब खर्चा करते हो तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो जाएगी। अब क्या है वो 5 खर्चे, 1 बाय 1 कवर करते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। पहला तो होता है हेल्थ। अब देखो हेल्थ का मतलब तो अपने को पता ही है भाई, हेल्थ कैसे, ऑब्वियसली अब कोई आदमी जो हेल्दी होगा वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, ज़्यादा काम करेगा। एक आदमी जो जल्दी बीमार हो जाता है वो कम प्रोडक्टिव होगा। तो देश के लिए हेल्थ जो है वो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। तो बस आपको ये याद रखना है कि जितना हेल्दी वर्कर है ना, जितना अच्छा हेल्दी वर्कर है, इसका मतलब वो उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव है किसी बीमार पर्सन के अपेक्षा में। तो बस, तो ये एक तरह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पहला सोर्स हो गया। आप हेल्दी हो तो इसका मतलब आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर रहे हो। अब हेल्थ पर जो खर्चे होते हैं उसको मेनली अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग नाम दे दिया। एक को बोलते हैं प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव का मतलब होता है कोई बीमारी आने से पहले रोक लेना। तो आपको वैक्सीन लगाई जाती है बचपन में ताकि कोई बीमारी ना हो। लेकिन सर अगर बीमारी हो गई तो फिर क्यूरेटिव मेडिसिन, यानी कि अब तो बीमारी हो गई, अब उसको ठीक करना है, उसका इलाज करना है, तो उसको बोल देते हैं क्यूरेटिव मेडिसिन। ये भी एक खर्चा होता है। तीसरा होता है सोशल मेडिसिन। समाज को ना जागरूक बनाया जाता है, लोगों को हेल्थ के बारे में लिटरेट किया जाता है कि भाई ऐसा मत करो, वो मत पियो, ये गंदा है, ये अच्छा है, ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो लोग जागरूक होते हैं इन चीज़ों से भी। तो ये भी मतलब एक तरह से हेल्थ पे खर्चा करती है सरकार, लेकिन इसको नाम दे दिया सोशल मेडिसिन। बाकी इसके अलावा अच्छा पानी, अच्छी सैनिटेशन सुविधाएं, ये सब चीज़ें सरकार करती है, उस पर खर्चा करती है, ताकि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से क्या होता है, आपकी सेहत सही रहती है, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। और हेल्थ अच्छी रहती है मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो रहा है ना। तो ये सरकार के खर्चे हो गए, सिंपल। अच्छा, अब आता है जी दूसरा खर्चा। ये भी सिंपल होता है, ये होता है ट्रेनिंग का खर्चा। इसको बोलते हैं ट्रेनिंग। बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हो? हाँ सर पढ़ रहे हैं। उसमें पढ़ रहे हो ना, चैप्टर आता है? हाँ सर आता है। उसमें ट्रेनिंग भी सुना होगा आपने? हाँ सर, स्टाफिंग में सुना है। तो बस ट्रेनिंग बेसिकली वही है कि मैं प्रोडक्टिव हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपना काम और अच्छा कर सकता हूँ, मैं अपनी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा कर सकता हूँ। यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो सकता है। कैसे? ट्रेनिंग देने से। तो बड़ा सिंपल होता है, हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं, है ना। तो आपने सुना भी होगा, एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग काफ़ी मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। इसमें क्या होता है, एक वर्कर है जो किसी कंपनी में काम कर रहा है। अब उस वर्कर को हम सिखाने के लिए कहते हैं, आओ भाई हमारे साथ इस मशीन पर देखो कैसे काम होता है। तो वो देख देख के सीखना शुरू कर देता है। तो इससे उसकी स्किल बढ़ जाती है। अच्छा, कई बार तो ऑफ कैंपस ट्रेनिंग भी होती है। ऑफ कैंपस ट्रेनिंग में क्या होता है, उसको दूर साइट पर भेजा जाता है। पहले वहाँ पे अच्छे से सिखाया जाता है कि भाई देखो ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे होता है, ये बटन है, ये ऑन करेंगे तो ये होगा। और फिर उसको सिखा के वापस मेन फैक्ट्री में लाया जाता है। तो किसी भी तरह से मतलब हम ट्रेनिंग अगर दें, चाहे ऑन द जॉब चाहे ऑफ कैंपस, है तो उसकी स्किल डेवलपमेंट, और स्किल बढ़ेगी तो मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होगा। तो इसमें कीवर्ड यही है
कि ये ट्रेनिंग जो होती है ये हमारे वर्कर्स की स्किल और एफिशिएंसी को बढ़ाता है, जिस वजह से प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो ये भी हो गया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक सोर्स। तीसरा सोर्स होता है जानकारी। जानकारी पर भी सोचो आपको खर्चा करना पड़ता है, इस पर भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ता है, लेकिन ये खर्चा जो आप करते हो ये भी आप ही के फायदे का होता है, इससे भी आप ही का कोई स्किल बढ़ेगा, इससे भी आप ही का ह्यूमन कैपिटल कह सकते हो फॉर्म होगा। अब किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन लेते हो आप सोचते हो यार मैं कौन से कॉलेज में एडमिशन लूँगा 12th के बाद, मेरे को CUET के एग्ज़ाम के बाद कौन से कॉलेज से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि मेरा अच्छा पैकेज लगे, ताकि मैं आगे अच्छे पैसे कमा सकूं। तो ये सब बातों की जानकारी लेने के लिए आप जो भी थोड़ा बहुत 10 रुपये 20 रुपये खर्च कर रहे हो, 100 रुपये खर्च कर रहे हो सकता है कल को किसी काउंसलर से मिलो, 500 रुपये उसको दोगे, वो आपको गाइडेंस देगा। तो ये सब जानकारी लेने का खर्चा आप क्यों कर रहे हो? ताकि आपकी कल को स्किल बढ़ेगी, आप ज़्यादा स्किलफुल होगे, नॉलेज बढ़ेगी, तो देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होगा। तो इन्फॉर्मेशन पर भी खर्चा करना पड़ता है या खर्चा हो जाता है, जो एक तरह से ह्यूमन कैपिटल का ही फॉर्मेशन का पार्ट होता है। इसी तरह इन्फॉर्मेशन कई बार लेबर मार्केट के अंदर लेनी पड़ती है या अदर मार्केट में लेनी पड़ती है, मतलब हर मार्केट में इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं लेनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल दिए, अब पीपल वॉन्ट टू नो द लेवल ऑफ सैलरीज एसोसिएटेड विद वेरियस टाइप ऑफ जॉब। अब देखो आप भी सोचते हो ना कि यार मैं कल को बड़ा होके क्या काम करूँगा, किसमें कितना सैलरी मिल रहा है, क्योंकि जिसमें सैलरी ज़्यादा मिलेगी आप भी सोचते हो मैं वही काम करूँगा। तो ये सब चीज़ें आप क्यों सोच रहे हो, क्यों पूछ रहे हो, क्यों इस पर खर्चा कर रहे हो, क्यों इस पर टाइम लगा रहे हो? क्योंकि आपको पता है ये चीज़ें मैटर करती हैं, और ये चीज़ें जितनी अच्छी होंगी तो एक तरह से आपके लिए भी अच्छा होगा और देश के लिए भी अच्छा होगा। तो इन्फॉर्मेशन पर किसी भी तरह का खर्चा करना भी ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने का एक सोर्स माना जाता है। उसके बाद चौथा, माइग्रेशन। माइग्रेशन का सिंपल मतलब तो होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब देखो यहाँ पर ना दो तरह के माइग्रेशन कवर किए जाते हैं, दोनों में ही खर्चा होता है, लेकिन दोनों में आपका फ़ायदा है और आपका भी है और देश का भी है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होती है। कैसे? देखो, एक तो होता है माइग्रेशन जब आप गांव से निकल के शहर जाते हो। तो जनरली गांव से निकलकर शहर कौन जाता है? जो अच्छी नौकरी की तलाश कर रहा हो या जिसको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी लेनी हो, तो वो सोचता है चल यार गांव छोड़ के शहर की तरफ जाते हैं। शहर में खर्चा चाहे थोड़ा ज़्यादा होगा, डेफिनेटली ज़्यादा होगा, और आपके आने जाने का भी खर्चा होगा, माइग्रेशन की कॉस्ट होती है, लेकिन उसकी अपेक्षा में जो आपको उस माइग्रेशन से फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, वो उससे कई गुना ज़्यादा होगा। तो माइग्रेशन करने पर भी खर्चा होता है, पर वो माइग्रेशन कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आपके ही फ़ायदे के लिए होता है। आपकी स्किल बढ़ेगी, देश की कोई ना कोई प्रोडक्टिविटी में आप हाथ बटाओगे, फ़ायदा दोगे, तो देश का कैपिटल फॉर्मेशन होगा। दूसरा होता है जो कंट्री टू कंट्री होता है माइग्रेशन, यानी कि आप एक देश से दूसरे देश चले जाते हो। अब क्यों जाते हो, क्यों खर्चा करके? आप US क्यों जा रहे हो इतनी महंगी फ़्लाइट करके? क्या फ़ायदा? वहाँ तो खर्चा भी ज़्यादा होगा, लेकिन आपको पता है सर जितना ज़्यादा खर्चा होगा ना, उससे 10 गुना ज़्यादा तो मैं वहाँ जाके पैसे कमा लूँगा। तो आपको पता है कि वहाँ पे बेनिफिट बहुत होने वाला है, आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, आपकी नॉलेज ज़्यादा अच्छी होगी, आपकी एप्लीकेशन ज़्यादा अच्छी होगी, पैसे ज़्यादा कमाओगे, तो वो भी तो कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक सोर्स है। तो माइग्रेशन किसी भी रूप में हो, चाहे गांव से शहर जा रहे हो, चाहे देश से दूसरे देश जा रहे हो, अल्टीमेटली आपकी अर्निंग्स बेहतर होंगी, ज़्यादा होंगी खर्चे के मुकाबले में, तो वो आपकी ह्यूमन कैपिटल को बनाने का एक ज़रिया हो गया। तो 4 हो गए सोर्स, और 5वां तो ऐसा सोर्स है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मुझे पता है आप इंतज़ार कर रहे होंगे, सर ये क्यों नहीं आ रहा? अरे भैया आएगा, यही तो है सबसे मेन सोर्स, इसके बिना थोड़ी ना ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर लोगे। एजुकेशन किसी भी रूप में, किसी भी स्तर पर, शिक्षा सबसे बड़ा टूल है आपके ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो ठीक हैं, बाकी सब पे खर्चा कर रहे हो तो ठीक है, शिक्षा पर आपको खर्चा करना पड़ता है। शिक्षा को धारण करने के लिए, अपने अंदर समाने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए जो भी आप खर्चा करते हो, वो आपको पता है कि ये आपको फ्यूचर में बहुत फ़ायदा देगा। आज आप स्कूल जाते हो, ट्यूशन जाते हो, कल को कॉलेज जाओगे, पैसे दोगे, फीस दोगे, लेकिन आपको पता है वो सारी फीस, वो सारा खर्चा, एक बार अच्छी पढ़ाई कर ली, अच्छी नौकरी लग रही है, अच्छा काम कर लोगे, पैसे कमा लोगे, तो वो सब कवर हो जाएगा। तो एजुकेशन एक सबसे बड़ा सोर्स होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का,
क्योंकि इससे आपकी डेवलपमेंट प्रोसेस एक्सेलरेट होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ इससे एक्सेलरेट होती है। साथ ही साथ जैसे मतलब हम या कोई बिजनेसमैन कैपिटल गुड पर खर्चा करता है, वो मशीन पे खर्चा क्यों करता है? क्योंकि उसको पता है आज मशीन खरीदूंगा लेकिन अगले 10 साल तक ये मुझे कमा के देगी। सिमिलरली आप खर्चा एजुकेशन पर क्यों करते हो? क्योंकि आपको पता है आज खर्चा कर रहा हूँ पढ़ाई पर, लेकिन अगली आगे के कई वर्षों तक पूरी ज़िंदगी मैं उससे कमा कर खा लूँगा। तो एजुकेशन पर जो खर्चा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ऑब्वियसली जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति की मुकाबले ज़्यादा पैसे जनरेट कर सकता है। इसके अलावा भी देखो एजुकेशन क्या करता है, कुछ बेसिक बातें हैं, आपको अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करता है, आपकी समाज में एक अच्छी स्टैंडिंग होती है, आपकी अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, आप नए नए आविष्कार इनोवेशन कर सकते हो, आप नई टेक्नोलॉजी को बड़ी आसानी से अडेप्ट करने के लिए सक्षम हो जाते हो। तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप एजुकेशन में मार्क कर सकते हो और लिख सकते हो। चलो अब स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके लिए एक अच्छी सुंदर टेबल यहाँ बना रखी है। 2 सेकंड के लिए हट रहा हूँ। इसमें 5 एक्सपेंडिचर हैं और 5 के कीवर्ड्स हैं, तो आई होप आपने वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है ना? तो जो हमने 5 खर्चे पढ़े या 5 सोर्सेज पढ़े, इन्हीं से ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होता है और इन्हीं की मदद से हम कह सकते हैं मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। चलो अब कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो आपसे क्रिटिकल क्वेश्चन में, केस बेस्ड क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, बस वो आप सुनना ध्यान से क्या है। जैसे एक पॉइंट है कि इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। अब देखो ये क्यों कह रहे हैं, ये इसके बारे में क्या क्रक्स है। अब जैसे जो एजुकेटेड पर्सन होता है ना, पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ में ज़्यादा योगदान देगा एज कंपेयर टू इलिटरेट पर्सन, है ना। इसी तरह देखो सिमिलरली अब कोई हेल्दी पर्सन है, वो भी इकोनॉमिक ग्रोथ में ज़्यादा योगदान दे पाएगा एज कंपेयर टू कोई बीमार सिक व्यक्ति, है ना। तो हम ये कहते हैं इसीलिए कि एजुकेशन और हेल्थ, बाकी सब तो हैं ही, लेकिन ये दोनों सबसे मेन चीज़ हैं जो जितनी अच्छी होंगी उतना एक तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा होगा, नेशनल इनकम उतना ज़्यादा होगा। तो मतलब एक बहुत ही सिंपल सा लिंक बन गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये है कि जो हमारी रियल नेशनल इनकम है वो बढ़ रही है। तो अच्छी एजुकेशन होगी तो भी आप अच्छा काम करोगे, अच्छी हेल्थ होगी तो भी आप अच्छा काम करोगे। तो इसको एक सिंपल पॉइंट में बना दिया। दूसरा पॉइंट HCF को लेकर वो भी बड़ा अच्छा होता है कि HCF प्रमोट्स इन्वेंशंस, इनोवेशंस एंड टेक्निकल इम्प्रूवमेंट्स। अब देखो ऑब्वियसली जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, एजुकेशन है जिसके पास, वो समाज में होने वाले चेंजेस को बड़ी आसानी से समझ लेता है। आपको आज कोई नया मोबाइल फ़ोन दिया जाए तो आप उसको 2 मिनट में सीख जाते हो, समझ जाते हो, उसके सारे फंक्शंस जान जाते हो, है ना। क्यों? क्योंकि आप में उस चीज़ की नॉलेज है। अब वही नया मोबाइल फ़ोन किसी ऐसे व्यक्ति को दे दो जिसको नॉलेज ना हो, जिसके पास एजुकेशन नहीं हो, जिसने नहीं देखा मोबाइल ढंग से क्या होता है, वो बेचारा समझता ही रह जाएगा कि अरे इसको क्या करूँ मैं, क्या ना करूँ। तो यही तो पॉइंट है, नए नए आविष्कार यानी इनोवेशन, नए नए इन्वेंशंस, आविष्कार, ये सब पढ़े लिखे व्यक्ति ही ज़्यादा कर पाते हैं। और साथ ही साथ जो भी टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स होती हैं दुनिया के अंदर, समाज के अंदर, जो भी नए नए चेंजेस आते हैं, उन सब चेंजेस को आप बड़ी आसानी से क्या कर पाते हो, एब्जॉर्ब कर पाते हो, उन चेंजेस में अडेप्ट कर पाते हो। तो ये सब चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है? HCF। तो ये HCF के मतलब 2 जेनरिक पॉइंट्स है, पता होने चाहिए। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ये आप मार्क कर लेना, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो पूरी इंग्लिश लिखी आ रही है ताकि आपके पास लैंग्वेज भी रहे। एक क्वेश्चन कहता है, सीधा क्वेश्चन यही आता है कि इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रूव कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये बड़े ध्यान से सुनना, इस पे केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है। क्या है टॉपिक ये कह रहा है कि भाई ह्यूमन कैपिटल से हम अच्छी अच्छी बातें कर तो रहे हैं, हाँ ठीक है भाई, एजुकेट कर दिया और हेल्थ में मान लो खर्चा कर दिया, लेकिन हम उसका सीधा इफेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ पे जो पड़ रहा है उसको प्रूफ नहीं कर सकते, या उसका कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन नहीं है। जैसे प्राइस और डिमांड का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन आपने पढ़ा है, लॉ ऑफ डिमांड, कि प्राइस बढ़ता है डिमांड कम हो गई, प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ गई, तो प्रूफ कर सकते हैं हम। लेकिन ये कैसे प्रूफ करोगे कि भाई मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ, एजुकेट कर रहा हूँ, कल को आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करोगे ही करोगे, कल को आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे ही बढ़ाओगे, कैसे प्रूफ करूँ? या आज आपकी अच्छी सेहत है, उस पर खर्चा कर रहे हैं, तो कल को आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे ही बढ़ाओगे, कैसे प्रूफ कर सकता हूँ?
अब इस बात में लूप होल होता है, एक फ्लॉ होता है, क्या है देखो, क्यों नहीं प्रूफ कर सकते। तो इसके 2 एग्जाम्पल घर से रट के जाना, यही लिखने, एक एजुकेशन का है और एक हेल्थ का है। अब देखो, अब एजुकेशन आप किसकी कैसे मेजर करोगे भाई, एजुकेशन क्या, बच्चा तो आप तो कह दोगे, बच्चा तो कह देगा सर मैं भी तो पढ़ा लिखा हूँ, देखो मैं तो पढ़ता हूँ। भाई पढ़ते तो हो, लेकिन ना आपके हाफ ईयरली में मार्क्स आए, ना आपके प्री बोर्ड्स में मार्क्स आ रहे, तो पढ़ तो रहे हो लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे, तो क्या मतलब है पढ़ने का। तो ये थोड़ी ना मान लें कि हम एजुकेशन है तो बस किसी को भी एजुकेशन दे दी, तो उसको मेजर कैसे करेंगे। अब बच्चा कहता है सर एजुकेशन के तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, टर्म्स ऑफ स्कूलिंग होता है, टीचर पीपल रेशियो होता है, एनरोलमेंट रेट्स होता है, लेकिन उससे क्या आप क्वालिटी बता सकते हो। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि हम एजुकेशन को मेजर करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर तो बना देते हैं, लिटरेसी रेट बना दिया है ना, स्टूडेंट पीपल रेशियो बना दिया, या फिर टीचर स्टूडेंट रेशियो बना दिया, या फिर एनरोलमेंट रेशियो बना दिया, सारे तरह के पैरामीटर्स बना दिए, पर क्या क्वालिटी मेजर कर सकते हो। भाई आप सब तो पढ़े लिखे हो, लेकिन आप में भी कोई बच्चा ज़्यादा अच्छा व्यक्ति होगा, कोई कम अच्छा होगा, कोई कम एजुकेटेड होगा, क्योंकि हर बच्चे की क्वालिटी अलग है। अब वो क्वालिटी कैसे मेजर करेंगे कि भाई ये बच्चा तो बहुत बुद्धिशाली व्यक्ति है, क्योंकि क्वालिटी तो मेजर की नहीं जा सकती। तो इसीलिए एजुकेशन ज़रूरी है, एजुकेशन दी जा रही है, ली जा रही है, पर उसकी क्वालिटी हम मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए हम नहीं बता सकते कि कल को ये बच्चा पढ़ के तो प्रोडक्शन बढ़ाएगा और ये बच्चा नहीं बढ़ाएगा। तो ये इसमें एक लूप होल है। एंड सेम गोज फॉर हेल्थ। अब हेल्थ में भी क्या कर लोगे आप किसी भी हेल्थ के पैरामीटर से क्या एक्चुअल हेल्थ स्टेटस का पता लगा सकते हो। अब हेल्थ के भी हमने बहुत सारे पैरामीटर बना दिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि आप 70 साल तक जियोगे, पर क्या ये श्योरिटी है 70 तक ही जियोगे, क्या पता भगवान ने आपको कल बुला लिया तो। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट या इस तरह के बहुत सारे हेल्थ के पैरामीटर बना लिए, पर क्या श्योरिटी है कि वो ही होगा। तो इसीलिए हेल्थ पैरामीटर्स तो बने हुए हैं, पर वो किसी भी व्यक्ति की एक्चुअल हेल्थ स्टेटस नहीं बता सकते, या कल को क्या होने वाला है वो नहीं बता सकते। आज हो सकता है कोई बच्चा बहुत हेल्दी हो, पर क्या भरोसा कि कल को ये देश में प्रोडक्शन बढ़ाएगा, क्या भरोसा, नहीं कह सकते। तो इसीलिए मतलब इन दोनों एग्जाम्पल्स को कोट करके आप ये प्रूफ कर दोगे कि भैया देखो, हेंस कहना बड़ा मुश्किल है कि HCF से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बताना बहुत मुश्किल है। तो यही नीचे कंक्लूजन में दे रखा है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से लर्न करना। सर अब एक्सपेंडिचर जो होते हैं, कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं MCQ के लिए, वो बता देता हूँ। वो जब सरकार खर्च करती है एजुकेशन और हेल्थ पर, तो वो हर तीनों ही टीयर्स पर होती है, मतलब केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी और यूनियन या लोकल गवर्नमेंट जो है वो भी इसके अंदर खर्चा करती है। यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और लोकल मतलब कि जो भी आपके शहर की सरकार है वो सब इस पर खर्चा करते हैं। इसके अलावा छोटा सा पॉइंट है कि भाई किन किन का रोल होता है। अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वो रिस्पॉन्सिबल होती है देश के अंदर ह्यूमन रिसोर्स को लेकर, तो इसका नाम है MHRD। एजुकेशन के अंदर बात करें तो 3 टर्म्स याद रखने हैं विद फुल फॉर्म कि भाई किन का रोल सबसे बड़ा माना जाता है। एक है NCERT, है ना, आप किताबें शायद पढ़ते ही होंगे। एक है UGC, है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, कॉलेज के एडमिशन में जब जाओगे तब आपको इनके बारे में पता चलेगा। और इसी तरह AICTE, ये भी टेक्निकल एजुकेशन की सबसे बड़ी संस्था है। तो ये 3 बड़े स्तंभ हैं जो एजुकेशन का आप कह सकते हो ध्यान रखते हैं। इसी प्रकार आपको नाम याद रखने हैं हेल्थ सेक्टर के अंदर जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यही नाम याद रखना है। बाकी इसके अलावा ICMR सबसे बड़ा या काफ़ी इसको कहते हैं एपेक्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है या बॉडी है इन द कंट्री जो हेल्थ सेक्टर को गवर्न कर रही है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई HCF की हम बातें कर रहे हैं, खासकर एजुकेशन की और हेल्थ की, इन दोनों में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्यों ज़रूरी है, वाई। तो ये 3 मार्क्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका छोटा सा कोड बना रखा है लाइफ, LIFE। तो इसमें 4 पॉइंट्स है कि भाई सरकार को इंटरवेयर करना क्यों ज़रूरी है। पहला तो ये देखो, इसका ना लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है। आज अच्छी एजुकेशन आपकी पूरी ज़िंदगी डिफाइन करेगी, आपकी सेहत आपकी पूरी ज़िंदगी डिफाइन करेगी। तो सरकार समझती है कि यार ये दोनों
सेक्टर ऐसे हैं जिसमें कोई भी मतलब डिसीजन इंसान का पूरा जीवन डिफाइन कर सकता है। आपको एक बार अगर शिक्षा अच्छी नहीं मिल पाई तो हो सकता है आपका पूरा जीवन ही खराब हो जाए। आपकी सेहत के साथ अगर हल्का सा भी कभी खिलवाड़ हो जाए, भगवान ना करे, तो हो सकता है आपकी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाए। तो सरकार इसीलिए समझती है कि भाई ये इंसान के जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव डालने वाले 2 क्षेत्र हैं, तो इनमें तो भैया हमें ही काम करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा रोल नहीं देंगे। दूसरा, सरकार को ये भी लगता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी ही नहीं होती। अब देश में ऐसी संख्या भी है लोगों की जिनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, या जिनको मतलब नॉलेज ही नहीं है कि एजुकेशन होती क्या है, कहाँ से लेनी है, हेल्थ क्या है, पैरामीटर्स, तो उनको भी सरकार समझती है यार इनको भी हमें ही एजुकेट करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर वाले को इसमें हम कुछ कह नहीं सकते, तो ये हमारा ही रोल है, इसलिए हम करेंगे। तीसरा, सरकार को पता है कि भैया देखो एजुकेशन और हेल्थ ये हर नागरिक का एक फंडामेंटल राइट बना रखा है ना, अधिकार बना रखा है। तो अब इसमें तो सरकार को ही इंटरवीन करना पड़ेगा, इसका प्रोविज़न तो अब सरकार को ही बनाना पड़ेगा ना। प्राइवेट सेक्टर वाला तो कह देगा भाई मैं क्यों करूं, फंडामेंटल राइट है तो मेरी क्या गलती, राइट तो आपने बनाया तो अब प्रोवाइड भी आप ही करो। तो इसीलिए सरकार ने जब इसको फंडामेंटल राइट बना रखा है एजुकेशन और हेल्थ को, तो इसीलिए इसमें सरकार को इंटरवीन करना पड़ता है और सारी फैसिलिटीज़ कोशिश करनी पड़ती है कि फ्री ऑफ कॉस्ट पुअर सेक्शन को प्रोवाइड करे। और चौथा रीज़न है ई से हो गया एंश्योर चेक ऑन मोनोपोली। अब देखो कभी कभी अगर प्राइवेट सेक्टर वाला चाहे तो हो सकता है वो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ले, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए सरकार को पता है कि भाई इन दोनों सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर वाला अगर मोनोपोली बना लेगा तो गड़बड़ हो सकती है, तो उसकी मोनोपोली को रोकने के लिए सरकार कहती है इसमें तो फिर हम ही इंटरफेयर करेंगे, है ना। तो ये 4 पॉइंट्स याद रखना। ये क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है कभी कभी कि सरकार की क्या ज़रूरत है इंटरवेंशन करने की, बस। बाकी इसके बाद जो टॉपिक्स हैं वो सिर्फ जेनरिक टॉपिक्स हैं गो थ्रू करने के लिए। जैसे एक टॉपिक है कि भाई सरकार एजुकेशन पर खर्चा कर रही है। हाँ सर कर रही है, लेकिन वो पहले कम था, फिर थोड़ा बढ़ गया, फिर थोड़ा बढ़ गया। हालांकि वो थोड़ा कम अभी भी है, लेकिन उसको ओवर द ईयर सरकार धीरे धीरे बढ़ा रही है। बस ये पॉइंट तो ये दिखा रहा है ना, और कुछ नहीं है। बाकी बहुत पहले एक रिकमेंडेशन दी गई थी कि किसी भी देश को, या मतलब किसी भी देश छोड़ो, अपने इंडिया की अगर हम बात करें तो हमें कम से कम जीडीपी का 6% खर्च करना चाहिए ऑन एजुकेशन। हालांकि हम इससे कम कर रहे थे, लेकिन अभी रिवाइज टारगेट यही है कि हम अपने जीडीपी का 6% कम से कम खर्च करें, ताकि हमारी जो शिक्षा है उसमें खर्चा सरकार की तरफ से पर्याप्त तरीके से हो पाए। तो ये भी एक मतलब छोटा सा पॉइंट है। बाकी अगर हम कुछ पैरामीटर्स देखें तो ये एक छोटा सा पॉइंट आप मार्क कर लो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या बुक्स में पढ़ लेना। इनएडिक्वेट इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर है ऑन एजुकेशन, है ना, यानी कि जो खर्चा हम कर रहे हैं वो कम है। और अगर मैं बात करूँ एलिमेंट्री एजुकेशन की, यानी प्राइमरी और मिडिल स्कूल, उसमें मेजर शेयर जो है वो ज़्यादा है ऑफ द टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर। तो ये एक बीच में जो पॉइंट है ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। बाकी जो टर्शरी एजुकेशन है, मतलब बिल्कुल हायर स्किल लेवल या हाई कॉलेज वाली, वो खर्चा बहुत कम है। तो ये हमारे देश के खर्चे के, एजुकेशन पर खर्चे का छोटा सा पॉइंट पता होना चाहिए। बाकी सरकार ने कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए 2009 में एक राइट टू एजुकेशन एक्ट लेकर आई थी, ताकि बच्चों के लिए, खासकर 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए एजुकेशन एक अनिवार्य मतलब राइट बन जाए। तो ये आया। इसके अलावा सरकार कभी कभी टैक्स भी लेती है। इस टैक्स को बोलते हैं सेस, CESS, होता टैक्स ही है, बोलते सेस है। तो सरकार बहुत सारी अलग अलग चीज़ों पर 2% चार्ज करती है और कहती है कि भाई ये तो हम एजुकेशन के लिए ले रहे हैं, आप अपने लोगों के लिए, है ना। बाकी इसके अलावा सरकार एजुकेशन के लोन्स भी प्रोवाइड करती है बच्चों को सस्ते सस्ते इंटरेस्ट रेट पर, ताकि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकें। हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए सरकार ये कदम उठाती है। बाकी एक और छोटा सा लास्ट पॉइंट इसमें होता है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं एजुकेशनल सेक्टर के अंदर। तो इसमें बहुत ही हेडिंग में ही मेन क्रक्स छुपा हुआ है, एजुकेशन फॉर ऑल स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम। इसका मतलब है कि आज भी हमारे लिए समाज में हर एक बच्चे को, या हर एक व्यक्ति को, हर एक महिला को, हर एक लड़की को, हर एक लड़के को पढ़ा पाना या एजुकेट कर पाना, यानी एजुकेशन फॉर ऑल, एक बहुत दूर का सपना है आज भी। तो ये इंग्लिश में लिखा है एजुकेशन फॉर ऑल स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम, है ना। तो हमारे देश के अंदर इलिटरेट्स जो हैं
उनकी संख्या कम हुई है, लिटरेसी रेट नो डाउट थोड़ा सा बढ़ रहा है, देखो लिखा भी है, लेकिन फिर भी स्टिल हम कहें कि भाई सब बच्चे या सभी जनता के लोग आज एजुकेटेड हैं या आज एजुकेशन घर घर तक पहुंच गई है, तो वो कहना थोड़ा सा गलत होगा। तो अभी भी एजुकेशन फॉर ऑल एक बहुत दूर का सपना है, बस ये पता होना चाहिए। और सिमिलरली जेंडर इक्वालिटी पर अगर बात करें तो पहले के मुकाबले जेंडर इक्वालिटी बेहतर हुई है। आज से हम 100 साल पीछे जाएं तो तब तो महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ने ही नहीं दिया जाता था, लेकिन आज अगर हम बात करें जेंडर इक्वालिटी की शिक्षा के क्षेत्र में तो वो पहले से काफ़ी बेहतर है। आज लड़कियां भी पढ़ाई कर रही हैं, कदम से कदम बढ़ाकर काम कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं, तो जो जेंडर इक्वालिटी को दर्शा रहा है, तो वो थोड़ा सा मतलब एक इम्प्रूवमेंट का कह सकते हो पॉइंट है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और सोशल स्टेटस महिलाओं का भी बेहतर हुआ है, तो ये इट इज़ अ गुड पॉइंट। बाकी हायर एजुकेशन को लेकर अगर हम कुछ बात करें, एक दो जेनरिक पॉइंट्स यहाँ से निकालें, तो सरकार ने कोशिश करी है कि भाई हम हायर एजुकेशन के लिए भी ज़्यादा खर्चा करें, उसके लिए भी फंड्स बनाए हैं सो दैट स्टूडेंट्स जो हैं उनको हायर एजुकेशन करने में प्रॉब्लम ना आए, उनको एडिक्वेट स्किल्स मिले ताकि बाद में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो भी वो ले सकें, है ना। बाकी ये कुछ जेनरिक पॉइंट्स हैं बस जो हमें पता होने चाहिए। तो कुल मिलाकर ये 1 नंबर में हमसे पूछ लेना है। तो बस, तो इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो टोटल ये पूरा टॉपिक का मांजरा है। तो आप इसमें बस मेन फोकस तो सोर्सेज पर करना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये नीड ऑफ इंटरवेंशन है गवर्नमेंट की, इस पर करना। बाकी ये जेनरिक पॉइंट सिर्फ गो थ्रू कर लेना, इनमें से कोई भी पॉइंट जनरली 1 नंबर के MCQ में किसी भी इस तरह के क्वेश्चन में हमसे पूछ लेते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ आ गया होगा, पूरा रिवाइज हो गया होगा। अब इसको लर्न कर लेना मेन पॉइंट्स, ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप ये लिख पाओ। चलो, तो बस आज के लिए इतना ही। मुलाकात करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ध्यान रखना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना, क्योंकि पढ़ाई अभी करोगे तब उसका मेहनत का जो फल मिलेगा वो बहुत फ्रूटफुल होगा। तो इस नोट पर एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं।